नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक थोड़े लंबे अंतराल के बाद हम लोग फिर से आज शुरू करने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह के बारे में काफ़ी विस्तार से चीज़ें पढ़ी। एक एक प्रॉब्लम को हमने अच्छे से सॉल्व भी किया। आज से हम लोग अगले चैप्टर सारणिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सारणिक, जिसको कि इंग्लिश में आप लोग डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे आव्यूह के बाद कि आव्यूह की कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल है और किन किन प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करेंगे जो आव्यूह में आपने पढ़ा था, और उन्हीं प्रॉपर्टी को लेकर के सारणिक के सारे आयामों को हम लोग एक एक कर विस्तार से चर्चा करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो आप लोग पहले की तरह कॉपी और पेन लेकर के आराम से बैठ जाइए, शांति से एक एक चीज़ों को नोट करिएगा। कंसेप्ट ज़्यादा फोकस करिएगा सीखने के लिए, क्योंकि इस क्लास का मेन मोटिव यही है कि आप लोग के कंसेप्ट जितने भी हैं वो कंफर्म होने चाहिए। कहाँ पर आप गलतियाँ करते हो उसको सीखिए और समझिए। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, सारणिक जो है, जिसे आप लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं, इसको अगर आप परिमाण भी बोलें तो इस तरीके से दिखाया जाता है। जैसे कोई आव्यूह था तो उसको बड़े ब्रैकेट में दिखाते थे और इसको दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में आप इसको दिखाएंगे। और अगर कोई मैट्रिक्स को कि दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में अगर हम खींचते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वह जो आव्यूह है वह सारणिक में बदल गया। और सारणिक का मतलब ये होता है कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में है कोई भी चीज़ है तो आप उसको कभी कभी मॉड भी बोलते हैं, बट मॉड और डिटर्मिनेंट में थोड़ा फर्क है। आप इसको कभी कभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए यहीं पर चलते हैं। एक्चुअल में आप लोगों ने जब आव्यूह पढ़ा है तो आव्यूह के रिप्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा कि आव्यूह को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे या फिर ये ब्रैकेट यूज करते थे। इस तरीके के सिंबल लगे ब्रैकेट को आप लोग यूज करते हो तो ये आव्यूह के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर किसी आव्यूह को अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में, जैसे 2, 3, 4, 5, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला जाएगा इसको, जब दोनों साइड हम मॉडुलस लगा देंगे तो यह प्रक्रिया आपकी सारणिक कहलाती है। तो सारणिक भी इस एक तरह से जो अरेंजमेंट आपने आव्यूह में देखा था उसी तरह का अरेंजमेंट इसमें भी है। बस फर्क इतना है कि आव्यूह थोड़ा अलग था और यहाँ पर डिटर्मिनेंट या सारणिक जो है इसमें आप उसकी पार्टिकुलर वैल्यू को बताएंगे। पार्टिकुलर मान के लिए आप लोग देखेंगे कि क्या क्या मान हो सकता है, कैसे होता है। बहुत सारी प्रॉपर्टी आव्यूह से मिलता जुलता रहेगा, कुछ प्रॉपर्टियां अलग भी होंगी जिनको हम बारीकी से देखेंगे। तो आइए अब हम लोग सारणिक की एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं। सारणिक का पहले रिप्रेजेंटेशन हमने बताया। रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि सारणी को हम लोग कैसे दर्शाएंगे। अगर हम नेक्स्ट पेज पर चलें, इसको यहां से हटाते हैं। सारणिक, तो सारणिक में सारणिक का पहले हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन। यहां से अगर हम इसको लिखने के लिए ले लें तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है उसका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाएगा या फिर उसको लिखा कैसे जाएगा, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कोई भी सारणिक अगर है ए, ये आपका पेज थोड़ा सा वो है, इस पेज को हम लोग दूसरा पेज यूज कर लेते हैं तो ये ज्यादा बेहतर होगा। अब अगर यहाँ पर आप लोग देखिए कोई भी सारणिक है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ही है कि आप दो हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए। उन दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में अगर आप मैट्रिक्स को आव्यूह को रखते हैं तो वो आव्यूह जो है आपका सारणिक में बदल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि आव्यूह ए को इस तरीके से लिखा जाता था 2, 3, 2, 5, 3, 4, इस तरीके से। जबकि अगर हमें सारणिक लिखना है तो सारणिक को लिखने के लिए आप ए को इस तरीके से लिखेंगे। अब ये जो आव्यूह था आपका सारणिक में बदल गया और इधर भी इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा। इधर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन 2 और 5 और 3 और 4 इस तरीके का करेंगे और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन रहेगी। इन्हीं दोनों लाइन के बीच में आप इसको ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक फर्क समझ में आएगा कि जो आव्यूह था,
अवयव में आपने देखा कि अवयव का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे कोई भी एक अवयव है तो 2/3 का मतलब उसमें हुआ ये 2 रो है और 3 कॉलम है। यहाँ तक आपको चीजें रिकॉल हो रही होंगी। लेकिन अगर सारणिक है तो सारणिक हमेशा और हमेशा वर्ग अवयव होता है। इसमें कभी भी रो और कॉलम की संख्या डिसमैच नहीं होगी, अलग अलग नहीं होगा। जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। कोई भी अवयव है, अवयव में पैटर्न या उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे 3/1 का भी हो सकता है, इसमें 3 रो होंगे और 1 कॉलम होगा इस तरीके का। लेकिन अगर आप डिटर्मिनेंट या सारणिक की बात करें तो वो हमेशा और हमेशा वर्ग अवयव होगा। यानी कि आपका जो सारणिक है, अगर ये 2 है 2 का ही होगा। अगर ये A है, 3 है रो तो 3 कॉलम होगा इस तरीके का। यानी आप यहाँ नोट कर लीजिएगा कि सारणिक हमेशा और हमेशा वर्ग होता है, वर्ग अवयव का डिटर्मिनेंट होता है। यानी कि सारणिक में रो और कॉलम, स्तंभ और पंक्तियों की संख्या हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पर आइए नोट कर लीजिए कि सारणिक में स्तंभों एवं पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। इस तरीके का चीज ध्यान रखा जाएगा। अब आपके मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा होगा कि जब अवयव अलग अलग हो सकता है तो सारणिक अलग अलग क्यों नहीं हो सकता। तो आइए इसके लिए भी हम लोग देखते हैं कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सारणिक जो है अलग अलग पैटर्न या टाइप का हो। तो देखिए इसका रीजन ये है, बेसिक रीजन ये है कि अगर इस यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर लें, यहाँ से बेसिकली देखिए, अगर कोई एक अवयव हमने लिया A और अगर इस अवयव को आप इस तरीके से लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 3/3 का है ये अवयव, यहाँ 2 है, 3 है, 3 है, 4 है। इस अवयव का आप सारणिक निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही अवयव मान लीजिए 3/2 का हो जाए, 3/2 होने का मतलब कोई एक अवयव इस तरीके का है, 3 रो हो जाए, मतलब रो की संख्या 3 2 1 और 1 2 1 इस तरीके का हो। अब इसमें नंबर ऑफ रो 3 है और कॉलम जो है 2 है, तो ये इसका ऑर्डर हुआ, ऑर्डर डिसमैच है। अगर अब इसका आपको निकालना हो गया कि इसका मान निकालिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप अगर इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ 3 को लेंगे, ये कैंसिल। अब इसमें समस्या आएगी किसमें किसका गुणा करें, किसको कैसे रखा जाए। तो इसका आप डिटर्मिनेंट नहीं निकाल पाएंगे, इसका वास्तविक मान कितना आएगा ये नहीं पता चल पाएगा। इसकी ऑर्डर या फिर इसके ऑर्डर के डिसमैच होने की वजह से ये समस्या आती है। इसलिए सारणिक में उन्हीं अवयवों को रखा जाता है जिसमें ऑर्डर दोनों सेम हो या फिर वर्ग अवयव हो, वर्ग अवयव का डिटर्मिनेंट हो, यानी कि जितने रो हों उतने ही कॉलम होने चाहिए। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है अवयव की। उम्मीद है यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग आगे की चीजें देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, अवयव की प्रॉपर्टी के बाद हम लोग बेसिकली यहाँ पर हैं। तो ये रहा सारणिक। तो सारणिक की हमने प्रॉपर्टी बता दी आपको। इसमें भी बिल्कुल अवयव की तरह रो भी होते हैं, कॉलम भी होते हैं, स्तंभ और पंक्तियां भी होती हैं, उनके अवयव भी होते हैं। बस फर्क इतना है कि ये वर्ग अवयव की तरह रहता है, रो और कॉलम की संख्या इसमें बराबर होती है। आगे की ओर आइए देखते हैं सारणिक के रूप एवं अवयव। अभी हमने बताया कि सारणिक का रूप हमेशा वर्गाकार होगा, स्क्वायर फॉर्म में होगा और उसके भी एलिमेंट होंगे। तो अगर कोई भी सारणिक है वो अगर n/n का है तो अगर अवयव की संख्या पूछा जाए तो n × n करेंगे, n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर अवयवों की संख्या होगी। तो किसी भी सारणिक में अगर अवयव की संख्या पूछा जाए तो इसके लिए आप ध्यान से देखिए, अगर अवयवों की संख्या पूछी जाती है, सारणिक में अवयव कितने होंगे, तो आप देखो जैसे इस तरीके का सारणिक है और अगर 3 है A B C D E F G H I, तो इसमें आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर टोटल 3/3 का है। तो 3/3 होने की वजह से इसमें अगर अवयव की संख्या पूछी जाए, अवयव टोटल एलिमेंट कितने हैं,
टोटल एलिमेंट्स, तो आप देख रहे हैं 3 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर टाइम्स दैट इज 9। अगर इसी तरह इसमें n अवयव रहता, उम्मीद है शायद ये दिख नहीं रहा होगा, इसको इस कलर का कर लेते हैं। अगर n अवयव है, n अवयव है किसी सारणिक में n अवयव है, इसका ये सॉरी n अवयव नहीं, उसका आर्डर जो है n बाई n का है। कोई एक सारणिक है जिसका आर्डर n बाई n है, यानी n रो है और n जो है कॉलम है। अब इसमें पूछा जाए कि अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो n इंटू n दैट इज n स्क्वायर, यानी अवयव की संख्या अगर पूछा जाए तो अवयव जो होंगे आपके, अवयव n स्क्वायर होगा, n स्क्वायर। अब n की वैल्यू जो भी रहे आप रख करके उसका मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारणिक के अवयव और सारणिक के रूप के बारे में जान पाए। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं कि और बेसिक प्रॉपर्टी एक सारणिक में क्या क्या होती हैं। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यहाँ से इसे हटा देते हैं, नेक्स्ट पेज पर आइए। अब आता है सारणिक का विस्तार। तो सारणिक का विस्तार बिल्कुल आप वैसे ही करेंगे जैसा कि आपने आव्यूह का विस्तार किया हुआ था। आव्यूह के विस्तार में आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम को लेकर के उसके एलांग आप लोग उसका विस्तार कर रहे थे, उसके अनुरूप विस्तार कर रहे थे। तो आइए एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि सारणिक का विस्तार कैसे करना है और कैसे इजी वे में हम इसको हल कर पाएंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर के फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे आसानी से हम यहाँ पर इसको ले पाएंगे। यहाँ से हम लोग अगला पेज अगर ले लें, जैसे देखिए कोई एक अवयव हमारा है, अगर कोई अवयव इस तरीके का है, एक अवयव है। अब ये सारणिक हो गया। कोई सारणिक अगर इस तरीके से है, 3 है, 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, इस तरीके से आपको सारणिक दिया हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं 3 रो हैं और 3 कॉलम भी हैं। तो किसी एक रो के अगर एलांग करना है आपको विस्तार, तो आइए पहले हम रो के एलांग विस्तार करते हैं। तो देखिए ये हमारा पहला रो है, इसी के एलांग करेंगे। तो आप पहले डिटर्मिनेंट, आप अगर आपको a का मॉड निकालना है तो इसके लिए आप क्या करिए, 3 लिखिए पहले अवयव को। जैसे ही पहले अवयव को लिखेंगे उसके नीचे और उसके क्रॉस में जितने भी अवयव होंगे उनको समाप्त कर लीजिए, उनको छोड़ दीजिएगा। जैसे ही हमने 3 लिया तो 3 के पास ये वाले सारे अवयव और ये सारे अवयव कैंसिल होंगे। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, फिर उसके बाद माइनस का सिंबल, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। इस तरीके से उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। हम लोगों ने मैट्रिक्स में भी ऐसा ही किया है। अब आइए देखते हैं इसके बाद दूसरा अवयव। तो ये पहला लिखा आपने, दूसरे को लिखेंगे तो माइनस टाइम 2, ये माइनस अपने मन से लिखेंगे, इसका रीजन आपको हम बता देते हैं क्यों आता है। खैर फिलहाल इसको देखिए, -2 आपने लिख लिया, -2 इसके नीचे के अवयव समाप्त होंगे और इधर, और बाकी जो बचा 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, फिर माइनस का सिंबल, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 होगा, इस तरीके का। इसके बाद फिर लास्ट अवयव बचता है आपका +1, तो +1 के एलांग करेंगे। यही प्रक्रिया फिर होगी, आप इसको समाप्त करिए, इधर का समाप्त करिए, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, फिर 1 यहाँ पर 2 माइनस 4, इस तरीके का होगा। अब इसको आपको बस सिंप्लीफाई कर लेना है, जोड़ या घटा लेना है। आइए देखते हैं कितना होगा। तो यहाँ -1 तो -3 हुआ, फिर -2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर आप देख रहे हैं -8 से होगा तो +16 हो जाएगा, +16 हुआ, और यहाँ पर आप देखेंगे -2 हुआ तो 16 - 5 और ये फाइनली आपका वैल्यू आएगा 11। इस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें समझाते हैं। पहले देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपके करने की प्रक्रिया यही है कि जब पहले अवयव हमने 3 को लिया तो 3 अवयव हमने यहाँ लिखा, इसके बाद इसके नीचे का ये पूरा पार्ट और इसके ऊपर सामने का ये पार्ट, इसको कैंसिल करेंगे। बस बचा हुआ जो अवयव है इसी का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद अगर हमने 2 को लिया, 2 को लेने के बाद इसके नीचे ये 1 वाला कैंसिल होगा, इसके बाद ऊपर का पूरा भाग कैंसिल होगा। तो अब ये जो बचा है इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
इसी तरह जब थर्ड 1 को लेंगे तो ये कैंसिल होगा और ये ऊपर का कैंसिल होगा और यहाँ जो अवयव बचे हैं केवल और केवल इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है। एक और एग्जाम्पल द्वारा हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कोई एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है ए, इसको आपने लिखा है 2 1 3 3 1 2 2 2 4। देखिए यहाँ पर आप अगर सारडिक लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमने बताया कि सारडिक के लिए आपकी जो ये कंडीशन है, यहाँ पर परपेंडिकुलर इस तरीके से लाइन रहेगी और यहाँ पर भी आपकी लाइन जो है हॉरिजॉन्टल इस तरीके से परपेंडिकुलर रहेगी। ये आपका सारडिक है। इस सारडिक का विस्तार करना है और इसको आपको मान निकालना है कि कितना होगा। इस बार हम लोग कॉलम के क्रॉस करेंगे। अभी तो हमने रो के क्रॉस करके बताया, इस बार कॉलम के क्रॉस करेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 अपने मन से लिखिए। 2 जैसे ही आप लेंगे तो 2 जिस रो और जिस कॉलम में है वो कैंसिल होगा। तो यहाँ से 2 ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल हुआ। आप देख लो ये पोर्शन गायब हुआ। अब यहाँ पर इसको गायब करते हैं तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 4 और माइनस इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई होगा, ये भी हुआ 4। फाइनली ये वैल्यू जो हो गई आपकी इतनी। इसके बाद आपका 3 है तो हमने बताया 3 को माइनस लिखेंगे 3, क्योंकि आप इस ऑर्डर में चलेंगे प्लस माइनस प्लस। ये आप 3/3 के मैट्रिक्स में फॉलो करेंगे। इसके बाद 4/4 का होगा तो उसका क्या रीजन है, क्या वो पैटर्न होगा उसको भी हम बताते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए तो अब यहाँ पर 3 को लिया हमने माइनस में। अब जैसे ही हमने 3 को लिया तो 3 वाला ये पोर्शन गायब, ये वाला, और इसके बाद जिसमें 3 है इसमें 3 था ये गायब हो गया और ये गायब हुआ। 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर माइनस 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 हुआ। इस तरीके से फिर लास्ट जो टर्म होगा वो +2 है। +2 है ये। अगर जैसे ही हमने +2 लिखा तो आप देखिए ये पूरा का पूरा टर्म गायब और ये 2 वाला गायब। अब यहाँ 2 और ये वैल्यू -3 होगा तो 2 और -3, इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर होंगी, समझ में भी आया होगा। अब देखिए इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है तो ये वैल्यू तो 0 हुआ और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए -2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हुआ और यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो -2 हुआ। फाइनली ये वैल्यू 4 हुई। ये फाइनली वैल्यू 4 हुई। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट का मान यहाँ से इस प्रक्रिया से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल अभी इजी केसेस हैं, एकदम साधारण केस को लेकर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इस बेसिक चीजों को सीखने के बाद आइए हम लोग थोड़ा सा आगे जो इसके कठिन चीजें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक चीजों को नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब उम्मीद है कोई भी डिटर्मिनेंट आप उसका प्रसार कर सकते हैं और उस प्रसार करके उसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादातर चीजों का प्रसार नहीं करना है। आपको प्रॉपर्टी अभी हम पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो उस प्रॉपर्टी या उसके विशेषता या गुणों का प्रयोग करके आप सारडिक का मान आसानी से भी निकाल सकते हैं। तो आइए कुछ गुणों को हम लोग देखते हैं। यहां से इस चीज को यहां कर लेते हैं। ये रहा। तो सारडिक का विस्तार आपने अच्छे से देखा। इसके बाद देखते हैं सारडिक एक ही किसी पंक्ति और किसी उसके अवयव को उनके संगत सखंडों के गुणनफल के योगफल के रूप में लिखना या फिर उसके योगफल के फॉर्म में बनाना। ये फॉर्म अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी देखे हैं। इसके कहने का स्टेटमेंट का मतलब क्या है उसको आइए समझ लेते हैं। इसको इस तरीके से समझिए, यहाँ से इसको ले लेते हैं, अगला एक अलग पेज ही ले लेते हैं हम लोग, वो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ से एक नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। अब देखिए इसको कहने का क्या मतलब है। जैसे कोई भी एक सारडिक है, कोई भी एक सारडिक है ए, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 3 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और फिर यहाँ पर 4, 3, 2 और 1 है। इस तरीके से आपको एक सारडिक दी हुई है। उम्मीद है अच्छी तरह से दिख रहा भी होगा।
इस सारणिक को अब हम लोग और कैसे कैसे लिख सकते हैं, यही इस कहने का क्या मतलब है। आइए इसको कोई भी एक आप लिख लो पंक्ति, कोई भी चाहे पंक्ति लो चाहे कोई भी आप पंक्ति ले सकते हैं या फिर स्तंभ। तो हम लोग पहले पंक्ति लेते हैं। तो आइए देखते हैं पहली पंक्ति लेने का क्रम क्या है। तो आप 2 लेंगे, हमने 2 लिया। तो 2 लेने के बाद जो सभी बचा है उसको लिख लीजिए एक सारणिक के रूप में। तो जैसे ही आपने 2 लिया, ये ऊपर का पूरा गायब और नीचे का ये वाला पूरा पोर्शन इसको आप लोग छोड़ देंगे और बाकी जो बचा है 7 है, 3 है, 2 है, 2 है, 3 है, 4 है और 3 है, 2 है, 1 है। इस तरह से एक आपको उप सारणिक मिल गया। इसको हम लोग उप सारणिक बोलते हैं। सारणिक के किसी अवयव को लेने के बाद और अन्य चीजें जो बचती हैं उसे हम उप सारणिक कहते हैं। सारणिक का ये उप सारणिक है। तो ये पहला उप सारणिक हुआ। अब फिर क्या है, 3 है। तो आपको पता होगा कि प्लस माइनस प्लस का सीक्वेंस चलता है, प्लस माइनस प्लस का सीक्वेंस चलता है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने बताया था पहले ही, प्लस माइनस प्लस का सीक्वेंस क्या है, -1 के पावर i प्लस जे करिएगा, i प्लस जे करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि माइनस लेना है या फिर प्लस लेना है। जैसे आपको अभी अभी हमने बताया था कि ये दूसरा वाला माइनस क्यों लेते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 1 है, 1 2 3 है, 4 5 6 है। जब इसको आप सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पहले 2 ले रहे थे, इसके ब्रैकेट में चीजें लिख रहे थे, फिर -3 ले रहे थे। तो -3 लेने का रीजन यहीं से आप देख लीजिए, यहाँ पर इसको हम पहले का पहला बोलेंगे यानी 1 और 1 है। तो 1 और 1 यहाँ रखेंगे तो 2 होगा, तो वो वैल्यू प्लस में आएगी, यानी पहला प्लस इस वजह से हुआ। इसके बाद इसको हम बोलेंगे पहले का दूसरा है, पहला ये है रो और दूसरा अवयव है। तो 1 और 2 रखेंगे तो ये बनेगा -1 के पावर 3 और वो माइनस में वैल्यू आएगी, इसलिए दूसरा वैल्यू आप हमेशा निगेटिव रखते हैं। इसी तरह जब तीसरा लेते हैं तो ये पहले का तीसरा होता है और यहाँ 1 और 3 रखेंगे तो -1 के पावर 4 होगा और ये वैल्यू प्लस में आती है। तो यहाँ से चीजें आप समझने की कोशिश करिए, क्यों प्लस और माइनस लिया जाता है और उसका सीक्वेंस क्या होता है। आपको ये चीज नहीं याद रखना है कि प्लस माइनस प्लस होता है, हालांकि आप लोग याद कर लेते हो। तो ये केवल और केवल 3/3 में एप्लीकेबल होता है कि प्लस माइनस प्लस इस तरीके से। बट आपको बेसिक चीज आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि -1 के पावर i प्लस जे होता है और यहाँ से चीजों को हम लोग वहां पर वेरीफाई भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं कि एक्चुअल में वैल्यू क्या होगी। तो उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होंगी, ये आप नोट भी कर सकते हैं। अब इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करते हुए आगे की ओर हम चलते हैं। तो इसको हम लोगों को हटा लेना चाहिए, यहाँ से इसको हमने हटाया। अब देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये तो पहले का पहला था तो इसलिए प्लस में था, अब ये पहले का दूसरा है तो आप जानते हो कि माइनस ही होगा और 3 हुआ। अब जैसे ही -3 हमने लिखा, अब इसके बाद इस चीज को यहाँ हटाएंगे, ऊपर को हटाएंगे तो देखिए बचता क्या है, 6 बचता है, 1 बचता है और 4 होता है। इसके बाद ये पूरा कैंसिल है, ये पूरा कैंसिल है, 3 3 2 3 3 2 और 2 4 1 2 4 1, इस तरह से चीजें मिल गई। दूसरा, अब तीसरे पर आएंगे तो देखिए पहले का तीसरा है तो प्लस में होगा तो +4 लिखेंगे, +4। अब 4 जैसे ही लेंगे तो 4 वाला रो और 4 वाला कॉलम ये कैंसिल होगा। तो आइए देखिए बचता क्या है, ये बचेगा 6 7 1 2 4 3। तो 6 7 सॉरी इसको थोड़ा दूर लिखते हैं, देखिए हमने 4 लिया हुआ है तो बचेगा क्या, 6 7 और 2 लास्ट में ये बचा, फिर 1 2 और 4 बचा, 1 2 एंड 4। उसके बाद 4 3 और 1 4 3 और 1 आपको ये मिला प्लस में। अब इसके बाद फाइनल एलिमेंट देखिए, पहले का ये चौथा होगा, पहले का चौथा है तो फाइनली -1 के पावर जो i प्लस जे आप कर रहे हो तो पहले के चौथे केस में आपको ये मिलेगा माइनस, तो फाइनली -1 होगा। तो अंत में जो वैल्यू है आप -5 लिखोगे। इसके बाद -5 लेंगे तो जो बचता है 6 बचेगा, 7 बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचा, 3 बचा, 2। इस तरीके से आपको ये पैटर्न मिलेगा। उम्मीद है आप इसको कैसे एक्सपेंड हमने किया है इस चीज को भली भांति समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से आपको एक्सपेंशन करना है, आपको चीजें जो भी करनी है इसी तरीके से करनी है। इसका देखिए यही मतलब था कि किसी सारणी का किसी भी
पंक्ति या किसी भी स्तंभ के संगत अवयवों को अगर हम प्रसार करेंगे तो उस सारणिक के उपसारणिक के रूप में, उपसारणिक के योग के रूप में इस तरीके से लिखा जा सकता है। आप अब इसका जो मान होगा वही इस पूरे उपसारणिक के मान को भी आप जोड़ेंगे तब पर भी यही मान आएगा। तो इस तरीके से आप अगर हायर ऑर्डर का कोई सारणिक है तो उसका लोअर ऑर्डर में कन्वर्ट करके आप उसकी वैल्यू को आराम से निकाल सकते हैं। तो ये तरीका आप हमेशा से याद रखिएगा, यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग आगे सारणिक के और गुणों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ तक आप नोट करिएगा। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सारणिक आपको ये इस तरह से दिया हुआ है, इस पर विचार करना है। यदि a13 बराबर yz है, a23 बराबर zx है, a33 बराबर xy है और a13, a23, a33 की उपसारणिक क्रमशः इतना, इतना और इतना है, तो डेल का मान निकालना है, डेल की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है a13 जो है, इस सारणिक को पहले हम बना लेते हैं। ये सारणिक हुआ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए a13 यहाँ पर है और इसकी वैल्यू दिया हुआ है yz, a13 तो yz है। a23 जो है यहाँ पर है वो zx है, तो ये zx हुआ। a33 जो है ये xy है। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। और उसके बाद कह क्या रहा है, a13 का उपसारणिक a13, इसके बाद जो बच रहा है पोर्शन आप देखिए, a11 बचा, a12 बचा, a21 बचा, a22 बचा, a31 है और a32 है। इस तरीके का पैटर्न आपको यहाँ तक की जानकारी से बन गया। अब इसमें आपको दिया हुआ और जो क्वेश्चन है शायद आपको दिख पा रहा होगा, जी हाँ आपको दिख रहा है। इसके बाद हम लोग पेज जो है थोड़ा दूसरे कलर का ले लेंगे। अब देखिए a13 का उपसारणिक जो दिया है a13 आप देखिए 1 और थर्ड, 1 का थर्ड ये है, 1 का थर्ड ये है, तो ये पूरा कैंसिल होगा और ये पूरा कैंसिल होगा। इसका मतलब a13 का उपसारणिक जो है आपको दिया हुआ है, तो ये पूरी वैल्यू जो है a13 की उपसारणिक आपको दी हुई है। तो यहाँ a13 का उपसारणिक लिखा है z माइनस वाई, और z माइनस वाई किसके बराबर होगा, यहाँ से देखते हैं 13 का ये कैंसिल होगा, ये पूरा समाप्त होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी ये दिया है a21 इंटू a32, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस a22 का मल्टीप्लाई a31, ये आपका पहला इक्वेशन है, ये पहला समीकरण है जो दिया हुआ है। इसी तरीके से a23 का उपसारणिक a23, आप 23 देख सकते हो, यहाँ पर a23 है, यहाँ पर a23 है और उसका उपसारणिक दिया है z माइनस एक्स, ये है उपसारणिक। सेकेंड का थर्ड, सेकेंड का ये थर्ड हुआ। अब यहाँ से इसका उपसारणिक लिखेंगे तो ये पूरा कैंसिल होगा, यहाँ पूरा कैंसिल होगा, a32 का मल्टीप्लाई a32, इसका मल्टीप्लाई होगा a11 में, a11 माइनस, अब इसको हमने लिया है, ये पूरा कैंसिल है, ये पूरा कैंसिल है, a31 और a12, a31 इंटू a12, ये पूरा पैटर्न आपको मिलेगा और ये आपका हुआ दूसरा इक्वेशन, दूसरा समीकरण। इसी तरह से a33 दिया हुआ है, a33 आपको दिया हुआ है, a33 दिया है y माइनस एक्स और y माइनस एक्स की वैल्यू a33 का है, तो a33 पर जब आप आएंगे तो ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, a11 माइनस a11 इंटू a22 माइनस a21 इंटू a21 इंटू a12 इंटू a12, ये आपको थर्ड इक्वेशन मिला। यहाँ से 3 इक्वेशन, 3 समीकरण आपको और 3 फॉर्म में ये मिले हुए हैं। अब देखिए एक्चुअल में है क्या,
आपको कहा गया है डेल की वैल्यू निकालना। तो यहां से अगर हम प्रसार करेंगे और इसके एलांग आप प्रसार करोगे, इसके एलांग का मतलब ये है यहाँ पर इस तीसरे स्तंभ के एलांग अगर आप प्रसार करोगे तो आप देखो इसको लेंगे और ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, आपको यही वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू मिलेगी। फिर ये तो हुआ आपका प्लस में, इसके बाद जब यहाँ पर आएंगे तो माइनस होगा, माइनस जेड एक्स होगा, माइनस जेड एक्स का उपसारणिक आप देख रहे हो इस फॉर्म का मिलेगा। उसके बाद तीसरा जो उपसारणिक आपका एक्स वाई का मिलेगा वो इस फॉर्म का मिलेगा। तो आइए एक बार हम लोग लिख करके देखते हैं एक्चुअल में इसका मिलेगा क्या। देखिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पर वाई जेड लिखेंगे तो इसका पूरा सारणिक का मान ही अगर हमें देखना है तो इसको यहाँ से हटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाई जेड हमने लिखा और ब्रैकेट में आएगा क्या, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल, A32 माइनस A21 ये हुआ। इसके बाद माइनस जेड एक्स होगा, अब माइनस जेड एक्स जब लेंगे तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल, A32 हुआ और A11 ये हुआ। इसमें अब हमें माइनस करना है A32 और A11, इसके बाद माइनस का सिंबल, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर ये y है माइनस, अब इसको हम ले लिया है, माइनस भी लगा लिया, इसको कैंसिल किया, ये A32 का A11 में मल्टीप्लाई, फिर माइनस A31 और मल्टीप्लाई होगा A12। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। लास्ट में हम प्लस लेंगे, प्लस एक्स वाई जब लेंगे आप एक्स वाई लेंगे तो ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, A11 A22 और माइनस टर्म A21 और A12 आपको इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। उम्मीद है यहाँ तक की चीजें कंफर्म हो गई होंगी। पहले हमने क्या किया, जो गिवन था उसको डाटा को लिख लिया और इसकी प्रॉपर्टी से क्या मान आएगा ये देख लिया। अब देखिए A23 माइनस A21, 23 A32 माइनस A32, यहाँ पर एक टर्म और लिखना होगा, हमने पहला ही देखिए यहाँ छूट गया है शायद, ये जब कैंसिल होगा ये पूरा कैंसिल हुआ, ये तो A32 का A21 में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर थोड़ी गलती लिखी हुई है, इसको A3 ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, तो A32 का मल्टीप्लाई होगा A21 में और फिर माइनस ये पूरा हुआ। अब A31 का मल्टीप्लाई A31 इसका मल्टीप्लाई होगा A22 के साथ, इस तरीके का मिलेगा। तो आप देखिए आपको पूरा यही वाला चीज दिख रहा होगा, A32 का साथ A32 और A21 और माइनस A22 और A31। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको यहाँ से Z माइनस वाई मिलेगा। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं, हालांकि आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ ऊपर पैटर्न पे लिख देते हैं इसके क्रम को, इस पूरे सीक्वेंस को हम ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। देखिए यहाँ पर y है और z है पहले से ही, इसके बाद ये ब्रैकेट की जो वैल्यू है यहाँ पर गिवन हो जाएगी z माइनस वाई, इस तरीके से। फिर माइनस जेड एक्स है और ब्रैकेट की जो वैल्यू है 3211 वाली जो वैल्यू है z माइनस एक्स है, तो यहाँ से z माइनस एक्स करेंगे। फिर फाइनली प्लस है, प्लस एक्स वाई है। इसके बाद आपका A11 A22 इसकी वैल्यू देखिए y माइनस एक्स है, तो ये हुआ y माइनस एक्स। उम्मीद है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब इसके बाद आपको बस मल्टीप्लाई करके आपको फैक्टर को, कौन कौन से फैक्टर बच रहे हैं या क्या हो रहा है उसी को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ देख लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या फैक्टर होगा। यहाँ पर वाई जेड स्क्वायर होगा और माइनस वाई स्क्वायर जेड होगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर एक्स होगा और प्लस एक्स स्क्वायर जेड हुआ। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर होगा और माइनस एक्स स्क्वायर वाई होगा। इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रही है तो आपका आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है, आपका आंसर इस फॉर्म में भी हो सकता है। ये दोनों फॉर्म आपके आंसर में होने चाहिए।
तो यहाँ तक चीजें आप नोट कर लीजिए। फाइनली ये जो डेल की वैल्यू निकालनी थी आपको इस फॉर्म में मिलेगा। आपको यहाँ तक हमें उम्मीद है कि चीजें समझ में आई होंगी, यहाँ तक की चीजें समझ में आनी चाहिए। अब इस चीज को थोड़ा यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं इसको रिपीट करके नीचे ही लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो फाइनल आंसर का आएगा ये फॉर्म, सारी वैल्यू पुट करने के बाद वो आएगा वाई जेड, इसकी वैल्यू आप रखेंगे तो z माइनस वाई, इस तरीके से माइनस जेड एक्स और z माइनस एक्स। देखिए जो वैल्यू यहाँ पर है फिर इसी के बीच में माइनस आया, z माइनस एक्स। इसी तरह से प्लस एक्स वाई है और बीच में वाई माइनस एक्स का फॉर्म आपको मिल रहा है यहाँ पर वाई माइनस एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट यहाँ तक आपका फाइनल आंसर लिख लेना चाहिए। तो ये चीज है, इस तरीके से देखिए आपको एक दूसरे से कोरिलेट करके, एक दूसरे से रिलेशन ला करके हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप चीजों को समझ पाए हैं, जो वैल्यू दिया है उसके सहायता से हम लोग कोफैक्टर का कैसे निकाल करके मान रख रहे हैं और उसे हल कर रहे हैं। तो यहाँ तक चीजों को आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक और सारणिक है, इस सारणिक का आपको मान पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इस सारणिक का मान आप कैसे निकाल पाएंगे, कैसे ज्ञात कर पाएंगे। देखिए आई है, आई स्क्वायर, आई पावर 3, 4, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, 15 है। तो यहाँ पर 1 2 3 है, 4 6 8 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 12 है, 15 है। तो इसको आइए यहाँ पर न करके हम लोग एक अलग से इसके लिए पेज ले लेते हैं, क्योंकि वहां करना बेहतर होगा। अब इसको हम लोग अलग से पेज लेकर के ही कर लेते हैं। आइए देखते हैं आगे। जो मैट्रिक्स था जहां तक हमें याद आ रहा है वो आपका इस तरीके से था, सॉरी डिटर्मिनेंट ए बराबर जो गिवन है वो इस तरीके से है, आई है, आई स्क्वायर है, आई के पावर 3 है। अब यहाँ आई 4 है, आई 6 है, आई 8 है, इस तरीके से। फिर आई जो है 9 है, आई 12 है और आई 15 है। इस तरीके से आपको अभी लिखा है। और यहाँ पर आपको एक चीज लिखा हुआ है, आई इज नन बट अंडर रूट -1। ये जो है काल्पनिक रूट है आई -1 का, तो अंडर रूट -1 अगर आता है तो उसे आई से आयोटा से डिनोट करते हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है। अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करना है, किसी भी एक के थ्रू एक्सपेंशन कर लेना है। और यहाँ आपको पता होगा आई स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 होता है, और आई के पावर अगर 4 हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इस चीज का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अगर आपको पहले ही करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए इसको अगर और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है इस तरीके से, तो यहाँ पर चीजें जो होंगी, या पहले विस्तार ही कर लेते हैं फिर करते हैं इसको। आइए विस्तार करते हैं। तो इसका इस रो के अलग विस्तार करेंगे तो पहला जो पद होगा वो आई लिखा जाएगा, इसके बाद ब्रैकेट में। अब यहाँ आई 15 का मल्टीप्लाई आई पावर 6 में करेंगे तो 15 और 6 मिल करके 21 होगा, और 21 होगा आई टू द पावर 21, और फिर माइनस आई 12 का 8 में करेंगे तो आई टू पावर 20 होगा, इस तरीके से। फिर माइनस आई स्क्वायर है, ये कैंसिल होगा, यहाँ कैंसिल होगा, 15 4 19 हुआ, आई के पावर 19 माइनस यहाँ 9 8 17 होगा, 9 और 8 17 होगा, क्योंकि हम लोग आई स्क्वायर वाला टर्म ये ले रहे हैं तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई हुआ। फिर यहाँ 9 और 8 आई के पावर 17 ये हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, इसके बाद फिर प्लस लेंगे और आई के पावर 3 है, आई क्यूब है, ये कैंसिल, 12 और 4 आई के पावर 16 माइनस 16 माइनस 9 6 15 आई के पावर 15। इस तरीके से यहाँ तक चीजें मिलेंगी। अब देखिए हम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जहां आई स्क्वायर है वहां -1, आई के पावर 4 को 1 लिखेंगे। अगर आई क्यूब है इसका मतलब इसको हम आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, यानी कि -1 इंटू आई होगा, दैट इज फाइनली -i। इस तरीके का चीजें मिलेंगी। आइए देखते हैं, यहाँ पर आई को अपनी जगह रहने देते हैं। आई के पावर 21 है, तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो केवल और केवल आई बचेगा। 4 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, और इसी को आई के पावर 20 इंटू आई लिख सकते हैं, और ये वैल्यू 1 हुआ, तो केवल और केवल आई बचा, माइनस यहाँ पर आप देखते हैं केवल वैल्यू 1 हो जाएगा,
और आई स्क्वायर की वैल्यू हमने बताया -1 और माइनस माइनस प्लस, ये 1 हुआ। ब्रैकेट में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर आई के पावर 19 है, आई के पावर 19 का मतलब आई के पावर 16, ये तो 1 हो गया, बचा 3 आई क्यूब। आई क्यूब की वैल्यू वहां से आप देख रहे हो माइनस आई है, आई क्यूब की वैल्यू हमने बताया है, वहां से आप देख पा रहे हो माइनस आई है। फिर माइनस आई के पावर 17, आई के पावर 17, जब आई के पावर 16 1 हो गया तो केवल आई बचा, तो यहाँ पर माइनस आई लिखेंगे इस तरीके से। आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई आपने वहां से देखा है। इसके बाद आई के पावर 16 की वैल्यू 1 और माइनस आई के पावर 15 अगर है तो 4 से भाग देंगे तो 4 × 12, 12 तो पूरा हो गया। अब बचा आई क्यूब 3 बचा, यानी आई क्यूब का मान वहां से आप देख रहे हो माइनस आई और माइनस पहले से ही है तो प्लस ये हुआ आई। इस तरह चीजें आपको हमें लगता है यहाँ तक कंफर्म होंगी। अब इसके बाद आपको केवल मल्टीप्लाई करना है आई स्क्वायर माइनस आई और यहाँ माइनस और माइनस आई 2i, तो यहाँ माइनस 2i इस तरीके से हुआ, और यहाँ पर माइनस आई, ये चीज हुई माइनस आई और माइनस, और यहाँ पर आई स्क्वायर होगा, माइनस आई का आई में मल्टीप्लाई हुआ तो आई स्क्वायर। अब यहाँ पर चीजें आप देख पा रहे होंगे, देखिए -2i माइनस आई माइनस आई, तो ये वैल्यू प्लस आई स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर तो कैंसिल हुआ, बट -2i माइनस आई माइनस आई, तो ये -4 टाइम्स आई। फाइनली आपका ये वैल्यू आया। इस तरीके से आप एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप करते हुए आसानी से लास्ट रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइएगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद इस चीज को देखिए और आसान फॉर्म में आप सॉल्व कर सकते थे। इसको और अच्छे से सॉल्व करने का या जल्दी करने का तरीका यही है कि आप इस डिटर्मिनेंट को ही छोटा फॉर्म बना लीजिए। जैसे इसको अगर फॉर्म छोटा बनाएंगे तो यहाँ पर तो आई है, आप आई लिख लीजिए, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, ये हुआ। आई के पावर 4 है तो ये वैल्यू 1 होगा। आई के पावर 6 है तो आई के पावर 6 का मतलब आई के पावर 4 × आई स्क्वायर, आई के पावर 4 1 हो गया, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये हुआ। आई के पावर 8 की वैल्यू 1 होगा। इसके पास आई के पावर 9 है तो ये केवल और केवल आई होगा। आई के पावर 12 है ये 1 होगा। आई के पावर 15 है तो आई के पावर 12 का वैल्यू 1 हो गया, 3 बचा। आई क्यूब की वैल्यू जो है माइनस आई है तो यहाँ पर माइनस आई आपका इस फॉर्म में बनेगा और इसको आप आसानी से एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। उम्मीद है यही चीजें आएंगी। आप देख लीजिए, इसको देखेंगे अगर तो आई लिखा हमने, ये कैंसिल तो प्लस आई -1, तो प्लस आई -1, फिर इसके बाद -1 माइनस और माइनस +1 होगा, माइनस माइनस +1 हुआ। आप देख रहे हैं यही चीज मिलना चाहिए, यही वाली लाइन मिलेगी। +1 ये कैंसिल, यहाँ से माइनस आई और माइनस आई इस तरीके से, और फाइनल में माइनस आई है तो यहाँ पर आप माइनस आई लिख लीजिए, यहाँ पर माइनस आई लिखेंगे और ये वैल्यू आपको देखेंगे यहाँ से कैंसिल 1 और प्लस आई, तो 1 + i ही मिल रहा है आपको, 1 + i इस तरीके का मिलेगा। अब इसको वही सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से वही पैटर्न मिलेगा। तो आप चीज़ों को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ तक चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की चीज़ें देखते हैं अभी क्या क्या इसमें बाकी है। उम्मीद है आप चीज़ों को अच्छे से पकड़ पा रहे होंगे या फिर चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ पा रही होंगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट को बारीकी से समझते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से कोई दिक्कत तो हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। फिलहाल अगर कोई समस्या है तो फिर हमें आप बताइएगा, आगे की ओर हम लोग चलते हैं। हमने ये क्वेश्चन अभी भी किया है, इसके बाद आइए देखते हैं। सारणिकों के कुछ गुणधर्म भी होते हैं, ये गुणधर्मों की चर्चा करते हैं। देखिए क्या क्या लिखा है। ये सारणिक का मान है, आप अपने से खुद से हल कर सकते हैं। सारणिक के मान निकालने की विधि, सारणिक के मान निकालने की विधि तो हमने बताई है, लेकिन इसमें कुछ गुण है, कुछ प्रॉपर्टी है। आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। इसको एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग एनालाइज करते हैं, क्या कहना चाहता है। देखिए, सारणिक का मान विकर्ण के सभी अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। जो किसी भी सारणिक का मान है
विकर्ण के सभी अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है, ये लिखा है। और उसमें बुक में भी लिखा हुआ है 1 से दिया जाता है। अवयव ए के सारणिक के अवयव ए का उप सारणिक वह सारणिक है जो आईवी, जो यहाँ आईवी रहना चाहिए, पंक्ति और जेमे स्तंभ को हटाने से प्राप्त होता है, और इसे एम से व्यक्त करते हैं। और आई जे जो है एक अवयव के सहखंडज को इस तरीके से दिखाया जाता है। ये हालांकि आपको चीज जो है ये अच्छे से, यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। बहरहाल ये कहना जो चाह रहा है ये है कि आपको उप सारणिक कैसे निकाला जाता है, इसकी प्रक्रिया तो हमने बताई ही है कि कोई भी अवयव ले लीजिए, उस जो अवयव है वह जिस पंक्ति में है और जिस कॉलम में है उन दोनों को हटा दीजिए। पंक्ति और कॉलम अगर दोनों को आप हटाते हैं तो उसके बाद बचता जो है वही आपका उप सारणिक कहलाता है, कोफैक्टर जिसको आप लोग बोलते हो, ये होता है। इसके बाद सारणिक में कुछ प्रमेय हैं, इन प्रमेयों पर चर्चा करते हैं। देखिए प्रमेय क्या कहता है, इस प्रमेय की क्या विशेषताएं हैं और ये प्रमेय जो है हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, आइए समझते हैं। देखिए पहला थ्योरम है, इस पर ये लिख रहा है यदि किसी सारणिक की पंक्तियों का स्तंभों में परिवर्तन या विनिमय कर दिया जाए, किसका, पंक्ति को हम किस में बदल दें, पंक्ति को स्तंभ में अगर हम बदल दें, पंक्ति को आप स्तंभ में बदल दीजिए या फिर स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसा कि आपने अवयव में भी देखा था। बिल्कुल वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सारणिक ये है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो इसका आप मान देखिए 10 माइनस 12, तो ये -2 हुआ। अब इसको अगर बदल दिया जाए 2 यहाँ 4 यहाँ लिख दीजिए, 2 यहाँ 4 यहाँ और 3 यहाँ 5 यहाँ, तब भी आप देख रहे हो ये 10 ही होगा, 10 ही होगा। बस केवल इनका पोजीशन चेंज हुआ है बाद वाले का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मल्टीप्लाई होकर के घटने ही वाले हैं। इसलिए आपका ये फाइनली यही वैल्यू होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, आप इस चीज को याद रखिएगा। अगला प्रमेय यह है यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो आसन यानी कि 2 पास वाले की, जैसे पहली पंक्ति ये है, पहली पंक्ति ये हुई, दूसरी ये, इन दोनों को आपस में अगर बदल दें, इसकी बात की जा रही है, दोनों को आपस में बदल दिया जाता है तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। जैसा कि हमने आपको अवयव में भी बताया था कि अगर आपस में इन दोनों का परिवर्तन करेंगे, एक का परिवर्तन करेंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा। अगर इसी को 2 बार परिवर्तन या फिर पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से परिवर्तन इस तरीके का हो, तब वहां पर प्लस की वैल्यू आएगी। यानी लगातार 2 बार चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। आप केवल ये ध्यान रखिए कि एक बार अगर परिवर्तन कर रहे हैं, 2 आसन्न है यानी कि पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, इस तरीके से, तो वहां पर जो सिंबल आएगा वो माइनस का गुणा हो जाएगा, सारणिक के मान में माइनस चिन्ह का गुणा कर देंगे, इस तरीके का परिवर्तन आएगा। जैसा कि आप देख चुके थे अवयव में हमने किया था, वही बिल्कुल केस यहाँ पर भी है। तो इसका चिन्ह तो बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज और लिखा है, संख्यात्मक मान वही रहेगा। संख्यात्मक मान वही रहने का मतलब कि उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर 4 आ रहा था तो -4 आएगा, बस यही कहने का मतलब। अगर P आ रहा था तो -P हो जाएगा। तो सिंबल केवल चेंज होगा, बाकी कोई चीज परिवर्तित नहीं होगा। उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ में आ पा रही होंगी। इसके बाद ये देखिए प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट है। यदि सारणिक में कोई 2 पंक्तियों या 2 स्तंभ सर्वसम हैं, कोई 2 पंक्तियां या फिर कोई 2 स्तंभ बराबर हैं, सर्वसम हैं, तो सारणिक का जो मान होता है वो 0 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सारणिक है उसमें 2 स्तंभ और 2 पंक्तियां अगर बराबर हो गई तो उसका मान 0 आएगा। जैसे एक सारणिक इस तरीके से है, 1 2 3, फिर 1 2 3 है और यहाँ 5 8 9 है। देखिए अब यहाँ पर 2 रो यानी कि पंक्तियां, पहली पंक्ति R1 और दूसरी पंक्ति R2, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति बराबर है। अब इसका मान आपको कुछ नहीं सोचना है, ये 0 ही होगा। 0 होने का रीजन क्या है इसका 0 होने का रीजन ये है कि पहली पंक्ति में से दूसरे को घटाएंगे तो ये भी 0 मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा और फाइनली यहाँ भी 0 मिलेगा। तो तीनों जगह 0 अगर हो गया तो उसके अलावा अगर आप प्रसार भी करेंगे तो सारणिक का मान 0 ही होगा। इसलिए किसी भी सारणिक में अगर 2 स्तंभ या फिर 2 पंक्तियां बराबर हो गई तो उस सारणिक का मान 0 ही होगा। आपको इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आपको कोई प्रसार नहीं करना है, बस अगर 2 सारणिक का मान बराबर हुआ तो आपस में वे खुद एक दूसरे को कैंसिल करके 0 होंगे और फाइनली आपकी जो वैल्यू आएगी वो 0 होगा।
इसी बेस पर एक और थ्योरम आप कह सकते हो कि किसी सारणी का अगर कोई भी स्तंभ या कोई भी पंक्ति अगर 0 0 0 हुआ 0 0 हुआ तो ये खुद अपने आप में ये वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि केवल और केवल एक पंक्ति के 0 होने का मतलब ही है कि पूरा का पूरा सारणी या फिर पूरा का पूरा अवयव ही 0 हो जाएगा। तो इस चीज को भी आप ध्यान रख पाएंगे। अब यहाँ तक आप लोग नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे की चीजें देखते हैं और भी क्या क्या प्रॉपर्टी है। उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब देखिए, ये भी प्रमेय काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रमेय में यही कहा जा रहा है कि यदि किसी कोई आपका सारणिक है, उस सारणिक के किसी स्तंभ में अथवा किसी पंक्ति के प्रत्येक अवयव को किसी अचर से गुणा कर रहे हो, अचर से गुणा किया जाता है तो उस सारणिक के मान में उस संख्या से गुणा हो जाता है। संख्या में गुणा होने का मतलब ये है कि जैसे अगर इस तरह का कोई अवयव है, ए है, बी है, सी है, पी है, क्यू है, आर है, एक्स है, वाई है, जेड है, ये आपका एक सारणिक दिया हुआ है ए। अब अगर इस सारणिक के किसी स्तंभ में अथवा किसी पंक्ति से किसी कांस्टेंट से गुणा कर रहे हो, जैसे अगर आप यहाँ गुणा करना चाहते हो, यहाँ पर k का गुणा करते हो दोनों साइड, तो यहाँ पर अगर हमने k का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ जो k का मल्टीप्लाई होगा, हमने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सारणिक के केस में केवल और केवल एक ही पंक्ति अथवा स्तंभ में गुणा होगा, लेकिन अगर यही अवयव रहता तो प्रत्येक अवयव में गुणा होता। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब अगर इस k का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इस तरीके से लिख सकते हैं KA, KB और KC, इसके बाद PQR इस तरीके से लिखा जाएगा और यहाँ पर XY Z इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ से दो चीजें समझ में आती है निकल करके कि कोई अगर आपका सारणिक है उसमें कोई चीज कॉमन है, किसी भी रो में या फिर किसी कॉलम में कोई भी फैक्टर कॉमन है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं, जबकि अवयव में जब तक पूरे के पूरे एलिमेंट में सभी अवयव में कॉमन नहीं हुआ आप नहीं ले सकते हैं बाहर। लेकिन सारणिक की प्रॉपर्टी है कि किसी भी पंक्ति में या किसी भी स्तंभ में कोई कॉमन एलिमेंट है तो आप उसको निकाल करके बाहर रख सकते हैं। ये काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे बहुत सारे सारणिक का हम लोग मान भी याद करेंगे। तो आप चीजों को यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए अगली प्रॉपर्टी क्या है। अगली प्रॉपर्टी ये कहा जा रहा है कि कोई भी सारणिक है, कोई भी सारणिक अगर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, तो अगर कोई भी सारणिक है, सारणिक की पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभों के संगत अवयवों के समान गुणज जोड़ या घटा दिए जाएं तब पर भी, यानी कि अगर इसमें पहली पंक्ति में R1 में हम R2 में कोई चीज गुणा करके पहले में जोड़ दें, समझिएगा बात को क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पर अगर हम दूसरे वाले में 2 का गुणा करके अगर 1 में जोड़ दें तब पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ 1 था, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 8 और 1 9 होगा, इसमें 2 का गुणा किया 10 और 2 12 हुआ, इसमें 2 का हमने गुणा किया 6 दूना 12 3 15, इस तरीके से हुआ। और ये 4 5 ये हुआ था 10 2 12 और यहाँ पर 6 दूना 12 3 15 इस तरीके से, और यहाँ 4 5 और 6 7 8 9। अब जो इस सारणिक का मान होगा वही पहले वाले सारणिक का भी मान होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही इसका कहने का उद्देश्य था, यही इसकी मीनिंग थी। आप इसको भी अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं ये काफी डीप चीजें हैं, इसको समझना आपका काम है। क्योंकि अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो सारणिक की बहुत सारी प्रॉपर्टी को आप लोग प्रयोग नहीं कर पाओगे। तो आप उम्मीद है इन चीजों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कैसे हम चीजों को रियलाइज कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पर फिर से देख लेना, यहाँ इस चीज का कहने का क्या मतलब है, इसको हटा करके फिर से हम बता देते हैं। यहाँ ये बात कही जा रही है कि जैसे कोई एक अवयव है, यहाँ पर हमने लिख लिया 2 3 2 1 1 2 4 5
और 3। इसका कहने का मतलब यही है कि पहले या फिर तीसरे में, बाकी दोनों को वैसे लिखो 2 3 2। अब देखिए 1 1 2। अब इस तीसरे वाले में, पहले वाले में कुछ का भी, जैसे मान लीजिए 4 का गुणा करते हैं तो 4 दूना 8 और 4 12 हुआ, 4 3 12 और 5 12 5 17 हुआ, और 4 दूना 8 3 11, ये हुआ इस तरीके से। अब आपके इस सारणिक का जो मान होगा और इस सारणिक का जो मान होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप इसका प्रसार करके खुद से चेक कर लीजिएगा, ये यही प्रॉपर्टी है और इसका आगे काफी हो जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। आप इस प्रॉपर्टी को नोट भी कर लीजिएगा, फिर हम लोग बाकी आगे की चीजों को देखते हैं। ये तो यदि सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव एक दूसरे के संगत समानुपाती हो, तो ये समानुपाती होने से ही फर्क ये होगा। ये तो आप लोग जानते ही हो, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रमेय 7 क्या कहता है? प्रमेय 7 यही कहता है कि यदि सारणिक की दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ एक दूसरे के समानुपाती हो, तो जब समानुपाती रहेंगे तो एक दूसरे से घटाएंगे अगर, तो घटाने पर भी वही अनुपात का मान मिलेगा, तो वो 0 ही होगा। तो फाइनली जो उसका मान होगा वो आपको 0 ही मिलेगा। आप इसको खुद से भी समझ सकते हैं कि जब एक रो और उसके नीचे दूसरी रो एक दूसरे के समानुपातिक हैं, तो अगर इसमें से इसको घटाया जाएगा तो प्रत्येक अवयव में अंतर जो आएगा वो बराबर का होगा और 0 के इक्वल होगा अगर उसमें से के कॉमन ले लिया जाए। तो अगर जैसे ही वो 0 होगा एक रो या एक कॉलम, तो आपको पता है कि सारणिक का मान 0 ही होना है, तो अंततः वो 0 होगा। इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ तक देखने के बाद हम लोग आगे का स्लाइड देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, किसी सारणिक की पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव को दूसरे पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयव के सहखंडक से गुणा करके जोड़ा जाए तो योगफल 0 होता है। इस वजह से थ्योरम इसको पढ़ लीजिएगा। एक दो थ्योरम और हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरम आप अपने से इसको पढ़ लीजिएगा। जितने थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट थे या फिर आपके लिए काफी हेल्पफुल थे, उनको हमने अच्छे से समझाया हुआ है। और ये थ्योरम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है, बट इसका प्रयोग करना आपको समझ में आना चाहिए कि इसका प्रयोग कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो उम्मीद है इन चीजों को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। इस प्रमेय की उत्पत्ति भी है, हालांकि आपको उत्पत्ति पढ़ना नहीं है। आइए एक दो क्वेश्चन अगर दिखता है तो उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन है, यदि a बराबर इतना और डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर बराबर 64, तो x किसके बराबर होगा? आपको x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये मैट्रिक्स का सवाल है, हालांकि इसमें डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है। आप मैट्रिक्स से इसको सॉल्व करिएगा। a की वैल्यू आपको गिवन है, a स्क्वायर आप निकाल लीजिए। a स्क्वायर अगर आप फाइंड करेंगे, तो अगर इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये हुआ x, ये हुआ 2, ये है 4 और ये x है। इसमें फिर से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर के लिए, तो a स्क्वायर इस तरीके से आएगा, x 2 4 है और ये x है इस तरीके से। अब देखिए इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। याद करिए आप लोग, अवयव का गुणा x स्क्वायर और प्लस इसका यहाँ मल्टीप्लाई और 4 दूना 8 ये हुआ। फिर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और प्लस 2x प्लस 2x इस तरीके से होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4x 8x हुआ, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 होगा और प्लस x स्क्वायर हुआ। ये आपका वैल्यू हो गया a स्क्वायर का। अब कहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर जो है 64 के बराबर है। इसको और अच्छे से अगर लिखा जाए तो x स्क्वायर प्लस 8 है और यहाँ पर 4x होगा और यहाँ 8x है और यहाँ 8 प्लस x स्क्वायर है। आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और वो 64 के बराबर आ रहा है। डिटर्मिनेंट जो है 64 के बराबर है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट अगर आप लिखा जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ मैट्रिक्स से अब सारणिक के रूप में लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 8 और यहाँ 4x और यहाँ पर 8x और यहाँ पर 8 प्लस x स्क्वायर। अब इसका मान कह रहा है कि 64 के बराबर है, तो यहाँ 64 रखेंगे। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा और फिर उसके बाद फाइनली आप x की वैल्यू वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं
उम्मीद है ये आप खुद से करिएगा। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये मिला। उसके बाद माइनस 8 इंटू 4 32 एक्स स्क्वायर होगा 32 एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 64। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को टी मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा टी प्लस 8 का होल स्क्वायर और माइनस 32 टी बराबर 64। इस तरीके का आपका सीक्वेंस मिलेगा। अब यहाँ से टी की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर वहां से सॉल्व कर लीजिए। ये आपके लिए आसान तरीका है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप कर पाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए और खुद से ट्राई करने का, खुद से हल करने का प्रयास करिए। तो इसको खुद से नोट करिएगा, इसके बाद की चीजें आप अपने से करिएगा। हमने समीकरण को बना दिया है, समीकरण को हल कर लीजिएगा। तो ये रहा आपके लिए एक तरह से होमवर्क टाइप का। आप इसको यहाँ तक उम्मीद है समझ पा रहे होंगे और खुद से करने का प्रयास भी करिएगा। तो फाइनली आप ये ट्राई करिएगा। अगले लेक्चर में इसमें टी की या दैट इज एक्स की वैल्यू हम खुद से बताएंगे आपको, फिर मैच कराइएगा। ये यहाँ तक इस चीज को आप खुद से ट्राई करने का प्रयास करिएगा, खुद से प्रयास करिए हल करने के लिए। अगला जो है हम लोग देखते हैं स्लाइड, और जो क्वेश्चन है अगर कोई है तो उसको भी सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू आपको निकालना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आप अगर इस सारणी को और इस सारणी को जोड़ना है तो संगत अवयव से जोड़ करके फिर उसको हल कर लेंगे। यहाँ तक इसको भी समझ पा रहे होंगे, आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। ये सब काफी इजी क्वेश्चन है। जैसे देखिए इसमें ऐड करेंगे तो ये होगा 4x और यहाँ पर 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 होगा, फिर 0 ही होगा, 4 होगा, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ पर 2 and 2 4 होगा, और यहाँ पर 1 and 1 2 होगा, और 1 प्लस 1 ये भी 2 हुआ। तो आपको फाइनली इसकी वैल्यू जो है गिवन है और वो 0 के बराबर है। तो यहाँ आप यहाँ पर भी एक्सपेंशन करके, इसका प्रसार करके x की वैल्यू खुद से निकाल सकते हैं, और जिस वैल्यू को ये सेटिस्फाई करेगा आप उसके लिए बताइएगा कि x की कौन सी वैल्यू है, x की क्या कौन सी वैल्यू है जिसके लिए यह मान संतुष्ट करता है। तो आप इसको भी कर पा रहे होंगे या फिर कर लीजिएगा। आपको सारे कंसेप्ट हमने बता दिए हैं, इसका प्रसार कैसे करना है और क्या विधि है इसकी। तो यहाँ तक चीजों को कर लीजिएगा। आगे अब हम लोग देखते हैं। इसके बाद देखिए इसी में है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे निकालेंगे इस चीज को समझ लीजिएगा। डिटर्मिनेंट मेथड से निकालने का तरीका क्या है, फार्मूला हम यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं। आप जो है इसमें अगर डिफरेंट पॉइंट आपको दिया गया है तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल बराबर 1/2, देखिए यहाँ पर लिखेंगे x1 x2 y1 y2 z1 z2 और यहाँ 1 1 और 1, इस तरीके से आप लिखेंगे। 3 पॉइंट अगर रहेगा x1 y1 z1, 3 पॉइंट अगर आपको गिवन है तो इन 3 पॉइंट की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसका ये फार्मूला है। आप यहाँ पर फार्मूले पर रख करके किसी भी 3 पॉइंट अगर कोई भी दिया हुआ है, जैसे आप लोग पहले फार्मूला 10th में लगाते थे x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y2, इस तरीके का आप उसकी जगह इस डिटर्मिनेंट फॉर्म को अगर ओपन करेंगे वही चीज मिलेगा। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ये ज्ञात कर सकते हैं, और इसके बाद आप संरेख होने का प्रतिबंध भी इसी को लगा सकते हैं। क्योंकि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो गया, मान लीजिए त्रिभुज इस तरीके से था और ये वाला बिंदु नीचे आया, यहाँ पर पहुंचा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कम हुआ, और होते होते एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब ये बिंदु यहाँ पर स्लाइड करते करते इसी लाइन पर टेंड्स कर जाएगा तो ये सीधी रेखा बन जाएगी, और उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 0 होगा। इसका मतलब यही है कि अगर कोई भी
कोई भी 3 बिंदु संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। आपको हमने कंसेप्ट से भी बता दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। जहां कहीं भी डाउट होगा आप हमें नेक्स्ट लेक्चर में हमसे पूछ भी सकते हैं। इसके खंडन याद करने की विधियां और जो भी चीजें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इनवर्स कैसे निकाला जाता है, इसके अवयव का प्रयोग कैसे किया जाता है, बाकी जितनी भी चीजें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज तक आपका साथ देने के लिए अभी तक का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है यहाँ तक चीजें आप लोगों ने काफी अच्छे से समझी होंगी, उसको समझ करके नोट भी किया होगा और उसका यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व भी करिएगा, तब जाके आपका बेहतर कंसेप्ट क्लियर होगा। उम्मीद है आप लोग ऐसा करने में सफल होंगे। तो अभी तक आपका साथ देने के लिए फिर से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।